हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा सेशन वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 9 से लेकर 15 मार्च तक के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर मैं आपको बताऊंगा, सारे नोट कीजिएगा और एंड तक सेशन को देखिएगा। शुरू करते हैं और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? तो इंडिया के पहले रिवराइन लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे हैं रिवराइन लाइट हाउस इंडिया के पहले। अभी तक जो लाइट हाउस होते थे ना, वो समुद्री एरिया में स्थापित किए जाते थे, ताकि जो मरीन शिप्स हैं उनको मार्ग बताया जा सके, उनकी रात में हेल्प की जा सके। लेकिन अब पहली बार नदी में रिवराइन लाइट हाउस की स्थापना की जा रही है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जो रूट है ना, वो नेशनल वाटरवे 2 कहलाता है। जो नेशनल वाटरवे है वो सेकेंड नेशनल वाटरवे है इंडिया का, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में। तो यहां से जो शिप निकलते हैं, जो भी नौकाएं गुजरती है, उनको रात में भी सहूलियत हो, रात में भी उनको मार्ग बताया जा सके, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी पर इन लाइट हाउस की स्थापना की जाएगी। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इन लाइट हाउस की आधारशिला रखी है असम के गुवाहाटी में। 4 जगह पर लाइट हाउस की स्थापना की जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है, ताकि जहां जो नावों की 24/7 आवाजाही को बिल्कुल सिक्योर किया जा सके, उनकी आवाजाही को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए ऑल ओवर जो लाइट हाउस है 20 मीटर ऊंचा होगा हर लाइट हाउस, और रोशनी जो है रात में जहाजों को 14 नॉटिकल मील दूर से ही दिखाई देगी। यह जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए 84 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 84 करोड़ रुपए में 4 लाइट हाउस स्थापित किए जाएंगे असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर। सेकेंड क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को। पूरे वर्ल्ड में विमेन राइट्स के लिए लोगों को अवेयर करना, विमेन और मेन के बीच में इक्विलिटी को बढ़ावा देना, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, और महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो किसी अदर प्लेस पर हो, उसे खत्म करना और लोगों को विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, अवेयर करना, इंटरनेशनल विमेन्स डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हर साल 8 मार्च को यह डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। 2026 में राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, यह थीम रखी गई है इंटरनेशनल विमेन डे की। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इसे 19 मार्च 1911 में मनाया गया था। कुछ विमेन रिवॉल्यूशन हुए थे, उसके बाद इसकी शुरुआत की गई, और आगे चलकर रशिया में 8 मार्च 1917 में एक और विमेन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो कि इतिहास में सबसे बड़ा विमेन रिवॉल्यूशन माना जाता है। तो उसके बाद 8 मार्च को शुरू किया गया बनाया जाना इंटरनेशनल विमेन डे को। हालांकि ये शुरू 1911 में हो गया था, लेकिन जो 8 मार्च की डेट है ये 1917 के बाद फाइनल की गई। आगे चलकर 1975 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली 8 मार्च को मान्यता दी इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाए जाने की। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हुए हैं? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को हाल ही में जारी किया गया, 2026 की यह लिस्ट है। इसमें बताया गया कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी तक बने हुए हैं मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन। जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई है ना, उसमें ग्लोबली अगर वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति देखें तो ये एलन मस्क है, स्पेसएक्स, टेस्ला, इनके मालिक है, सबसे अमीर है। सेकंड पर आते हैं जेफ बेजोस, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, अमेजन के चेयरमैन या मालिक। लेरी पेज इसके बाद गूगल से संबंधित है, ये तीसरे स्थान पर है। तो ये टॉप 3 हो गए वर्ल्ड से। इंडिया में देखें तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी मुकेश अंबानी हैं, इंडियन। हालांकि ग्लोबल लिस्ट में ये 17वें स्थान पर आते हैं, और इनके बाद गौतम अडानी आते हैं इंडिया में सबसे अमीर व्यक्ति। हालांकि ग्लोबल लिस्ट में इनकी जो रैंक है वो 23 है। उसके बाद इंडिया में
जो तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है वो रोशनी नादाल मल्होत्रा है, जो कि ग्लोबल लिस्ट में 52वें नंबर पर आती है। तो इंडिया से ये टॉप 3 है और वर्ल्ड से वो टॉप 3। ग्लोबल लिस्ट में सबसे ऊपर जो इंडियन है 17वीं रैंक पर है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी लगभग 9.8 लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। भारत में अब 308 बिलियनियर्स हो गए हैं, जिससे भारत यूएसए और चाइना के बाद बिलियनियर्स की संख्या में तीसरे स्थान पर है। इंडियन बिलियनियर्स की टोटल नेट वर्थ देखें तो ये 112 लाख करोड़ रुपए तक आंकी गई है। यह है नेट वर्थ। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में 73 देशों के 4020 बिलियनियर्स को इस साल शामिल किया गया है। और इस बार जो लिस्ट है वो 15वां एडिशन है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का 15वां एडिशन। ठीक है, तो एलन मस्क सबसे अमीर हो गए और एशिया और इंडिया में सबसे अमीर हो गए मुकेश अंबानी। दूसरे स्थान पर इंडिया में सबसे अमीर है गौतम अडानी। आईबीएम ने भारत में किस नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? आईबीएम जो कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है यूएसए की, इसने भारत में संगम नाम से संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए आईबीएम का भारत में यह पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर है जिसका नाम है संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर, और यह बनाया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया सिस्टम डेवलपमेंट लैब कैंपस में से स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसे स्थापित किए जाने का? तो भारत में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हब है ना, इंडिया को इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में डेवलप करना, और आईबीएम के जो विशेषज्ञ और अदर कंपनीज मिलकर यहां पर एआई को डेवलप करेगी। इसके अलावा एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन यहां पर विकसित किए जाएंगे। तो एआई सॉल्यूशन डेवलप करना, हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इन पर रिसर्च करना और एडवांस्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का विकास करना, ताकि इंडिया को टेक्नोलॉजी का हब बनाया जा सके। तो ये आईबीएम का इंडिया में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर है, जो कि संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर के नाम से कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। आईबीएम टेक्नोलॉजी कंपनी है कहां की? यूएसए की। सुपर कंप्यूटर बनाना, एआई का निर्माण करना और हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटर का निर्माण करना, ये सारे काम आईबीएम के द्वारा किए जाते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 लगातार दूसरी बार इंडिया ने यह खिताब अपने नाम किया। इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को हराकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लगातार दूसरी बार, क्योंकि 2024 में भी यह खिताब इंडिया ने अपने नाम किया था। इस बार यह 10वां एडिशन था इस खिताब का। ठीक है, याद रखना। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया जसप्रीत बुमराह को। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, जसप्रीत बुमराह हो गए मैन ऑफ द मैच। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया संजू सैमसन को। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ने दूसरी बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लगातार दूसरी बार। ऑल ओवर देखिए तो हम 3 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुके हैं। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। भारत ने पहले बैटिंग की थी और 255 रन हमने बनाए थे 5 विकेट खोकर। और जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की तो न्यूजीलैंड की जो टीम है 159 रन पर ऑल आउट हो गई थी, मतलब 96 रन से ये जो मैच है वो हमने जीत लिया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में 4 विकेट लिए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। और संजू सैमसन, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी फाइनल में और सेमीफाइनल में पारियां खेली है, तो 321 रन इन्होंने बनाए और ये पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये संजू सैमसन को दिया गया। भारत 3 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी। अपने प्रीवियस जो कप है उसको डिफेंड करने वाली पहली टीम बनी है टी20 वर्ल्ड कप में। पहली बार इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में, जो पहला एडिशन था, साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसका खिताब इंडिया ने जीता था। फिर 2024 में हमने जीता साउथ अफ्रीका को हराकर, और अब 2026 में हमने जीता है न्यूजीलैंड की टीम को हराकर। ठीक है, तो हमारे टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव थे,
हेड कोच गौतम गंभीर हैं। प्लेयर ऑफ द मैच समझ में आ गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमको पता है। रनर अप कौन थी? न्यूजीलैंड, जिसके कैप्टन थे मिशेल सेंटनर। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन थे, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। डन। आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए आप आर्ट एंड कल्चर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच है आपके लिए। देखिए क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर से ना इंडिया के सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो आर्ट एंड कल्चर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहीं का महोत्सव, कहीं की कला, तो आप आर्ट एंड कल्चर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां पर मिल जाएगी, हर लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए काफी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी के लिए ये आपको अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे आप अवेल कीजिए। और कोई भी आपका डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किए गए। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। आंसर है, तो देखिए अगर हम हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात करते हैं ना, तो पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाईकोर्ट के जज हो, अपॉइंट कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर करते हैं, लेकिन संविधान नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? भारत के प्रेसिडेंट को, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो। अब यहां पर दो आर्टिकल आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 222, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं दोनों आर्टिकल? अगर हम आर्टिकल 217 को देखें तो ये किसी भी राज्य में हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात करता है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 222 जो है ना, ये जजेस के ट्रांसफर की बात करता है और इसका अधिकार भी भारत के प्रेसिडेंट को है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह अधिकार भी भारत के प्रेसिडेंट को है। तो ये दो आर्टिकल याद रखना। हमारा क्वेश्चन मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से है, तो इनकी अपॉइंटमेंट की गई है सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। ये बने हैं मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। मद्रास हाईकोर्ट के 55वें मुख्य न्यायाधीश बने। ये ऑफ इंडिया हटा देना है ना, मुख्य न्यायाधीश है मद्रास हाईकोर्ट के 55वें चीफ जस्टिस। ठीक है, चेन्नई में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने इनको इनके पद की शपथ दिलवाई। अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट में जज को पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। इससे पहले ये केरला हाईकोर्ट के जज थे, तो केरला हाईकोर्ट के जज से ये अब मद्रास हाईकोर्ट के क्या बन गए? मुख्य न्यायाधीश। इनके पहले मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे। इनको रिप्लेस किया है किसने? तो इनको रिप्लेस किया है सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। CISF की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसे कहा जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम है, भेल, गेल, है ना, सेल, जो भी हैं औद्योगिक काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की जो यूनिट है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस अर्धसैनिक बल की होती है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है। 2026 में इसका 57वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। तो 10 मार्च को 57वां स्थापना दिवस मनाया गया CISF का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत CISF काम करता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी करना CISF का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को एक एक्ट के तहत की गई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 में लाया गया था और इसी के आधार पर 69 में बना CISF। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और प्रवीर रंजन इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। हाल ही में आयोजित अभ्यास लैमितीय 2026 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है लैमितीय। इसका आयोजन इंडिया और सेशल्स के मध्य में किया जाता है। इंडिया और सेशल्स मिलकर यह जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। इस बार इसका 11वां एडिशन आयोजित किया गया सेशल्स में।
ओके, ये 12 दिन तक चला था, ये अभी तक चल रहा है। 9 मार्च को ये शुरू हुआ था और 20 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 12 दिनों तक ये आयोजित किया गया सेशल्स डिफेंस एकेडमी में, सेशल्स में। इंडिया और सेशल्स के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से लेमिती है। तो इस बार जो आयोजित किया गया वो 11वां एडिशन है, आयोजन सेशल्स में। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। नॉर्मली 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो 2001 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो पहला एडिशन भी सेशल्स में ही आयोजित किया गया था। इंडियन ओशन का एक देश है सेशल्स, जो कि अफ्रीका के पूर्व में आइलैंड कंट्री के रूप में देखने को मिलता है इंडियन ओशन में। मार्च 2025 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में किस स्थान पर रहा है? 2026 कर लेना इसको, ये 2026 से। तो मार्च 2026 में सीपरी की अभी रिपोर्ट आई है, जो कि 2025 4-5 साल के डेटा के आधार पर आई है। 2021 से 2025 के हथियार इंपोर्ट का डेटा ही ये सीपरी की रिपोर्ट है। सीपरी अगर हम देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्वीडन के स्टॉकहोम का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस ट्रेड से रिलेटेड, है ना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डेटा को एनालिसिस करता है और रिपोर्ट जारी करता है। स्वीडन की संस्था है। तो इसने अभी एक रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो आर्म इंपोर्टर है उनकी लिस्ट है। इसमें बताया गया कि वैश्विक आयात में, हथियारों के वैश्विक आयात में भारत सेकेंड नंबर पर रहा है 2021 से 2025 के बीच के जो इंपोर्ट किए गए हैं हथियार, उस डेटा के आधार पर। पहले नंबर पर रहा है यूक्रेन, जिसने पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। वर्ल्ड में इस अवधि में 2021 से 2025 तक जितने भी हथियार आयात किए गए, उनमें से 8.2% जो हिस्सा है ना, वो इंडिया का है। यूक्रेन पहले नंबर पर है, 9.7% हिस्सा यूक्रेन का है। लास्ट ईयर जब रिपोर्ट आई थी तब भी इंडिया सेकंड नंबर पर था और यूक्रेन पहले नंबर पर था, और अभी भी इंडिया दूसरे नंबर पर है और यूक्रेन पहले नंबर पर है। भारत को सबसे ज्यादा जो हथियार एक्सपोर्ट किए वो रशिया ने किए, मतलब हमने सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदे? रशिया से। जितने भी हथियार हमने खरीदे उसका 40% रशिया से आया। सेकंड पर आता है फ्रांस और थर्ड पर आता है इजराइल। ठीक है, तो टॉप 3 आर्म इंपोर्टर की बात करें तो यूक्रेन फर्स्ट, इंडिया सेकंड और सऊदी अरब थर्ड पर है। हमने सबसे ज्यादा हथियार 40% रशिया से खरीदे, 29% फ्रांस से और इजराइल से 15%। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट तो यूक्रेन ने किए, लेकिन इस अवधि में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हथियारों का किसने किया? तो यह है यूएसए ने। यूएसए ने जितना भी हथियार एक्सपोर्ट हुआ ना इस टाइम पीरियड में, 42% यूएसए ने एक्सपोर्ट किया, 42%। सेकंड पर फ्रांस आता है और थर्ड पर आता है रशिया। भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं ना, प्रमुख सेना के, वो सबसे ऊंचा पद है, उस पर वर्तमान में उपेंद्र द्विवेदी है। इनके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पोस्ट आता है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आता है, जो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इन्होंने पीपी सिंह को रिप्लेस किया है और अब लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किए गए। 1 अप्रैल को ये अपना पद संभालेंगे नई दिल्ली के हेडक्वार्टर में। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को एचआईवी और साइफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है? तो देखिए, साइफिलिस और एचआईवी 2 बीमारियां हैं, इनका मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन मतलब माता से बच्चों को ये जो रोग है वो फैलने का जो परसेंटेज या जो दर है उसको पूरी तरीके से समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क यूरोपीय संघ का देश है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे सर्टिफिकेट दिया है कि डेनमार्क ने एचआईवी और साइफिलिस को मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है उसको पूरी तरीके से समाप्त करने में सफलता हासिल की है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का मतलब है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान मां से बच्चों में इंफेक्शन का फैलना। तो इन बीमारियों का, इस तरीके का जो इंफेक्शन है उसको पूरी तरीके से खत्म किया है डेनमार्क।
तो डेनमार्क को डब्ल्यूएचओ ने सर्टिफाइड किया, यूरोपीय संघ का पहला देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। देखिए, जल जीवन मिशन की बात करते ना, तो ये 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल से जो पेयजल है वो हर घर तक भेजना, यह उद्देश्य था जल जीवन मिशन का। तो 2019 में इसे स्टार्ट किया गया था। अब जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है और इसको नाम दिया गया है जल जीवन मिशन 2.0। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से सुरक्षित पेयजल पहुंचाना। पहले का भी वही उद्देश्य था, दूसरे मिशन का भी वही उद्देश्य, वैसे बढ़ाई गया है योजना को। कुछ और चीजें, कुछ क्रिएटिव चीजें ऐड की गई है। अब थोड़ा और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। योजना का टोटल बजट भी बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ का होगा और बाकी जो है वो राज्यों को मिलाना पड़ेगा। इंडिया में सभी राज्यों में लागू की जा रही है, तो बाकी जो हिस्सा है वो राज्यों में बांटा जाएगा। ठीक है। जल जीवन मिशन ये पहली बार 15 अगस्त 2019 को लागू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा यह नोडल मिनिस्ट्री है जो कि जल जीवन मिशन को संचालित करती है। 2019 में भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17% ग्रामीण घर थे जहां पर नल से पानी घर घर जा रहा था, लेकिन 2026 तक अभी तक लगभग 81% ग्रामीण क्षेत्रों के घर कवर किए जा चुके। 15.8 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुंचाया जा चुका है पीने का। अब योजना को 2028 तक बढ़ाया गया है। उद्देश्य है कि 2028 तक इंडिया में जो ऑलमोस्ट 19 करोड़ से ज्यादा जो घर है सभी को पीने का पानी नल से पहुंचाया जा सके, इसलिए योजना को 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मदुरै हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? मदुरै इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पहले अभी तक मदुरै हवाई अड्डा था, एयरपोर्ट था, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी यूनियन कैबिनेट ने दी है। यह एयरपोर्ट देखने को मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है मदुरै एयरपोर्ट, जो कि दक्षिण से तमिलनाडु का गेटवे माना जाता है। ओके, तो अब सेंट्रल कैबिनेट ने इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने का जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। वैसे मदुरै बहुत ही फेमस शहर है। चोल डायनेस्टी के समय और अदर डायनेस्टी के समय काफी सारे मंदिरों का और ऐतिहासिक प्लेसेस का निर्माण किया गया था मदुरै में, इसीलिए मदुरै को मंदिरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल। तो ये तमिलनाडु में है और यहीं पर मदुरै एयरपोर्ट देखने को मिलता है। कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है? कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका आयोजन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नाटो के द्वारा किया जाता है। रिसेंटली 2026 में नाटो ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया। नॉर्वे के उत्तर में जो आर्कटिक रीजन का क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। 14 नाटो देशों ने और सहयोगी देशों के 25,000 सैनिकों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। वैसे नाटो में अभी 32 मेंबर कंट्री है, 14 कंट्रीज ने यहां पर ड्रिल की है, 25,000 सैनिक यहां पर शामिल हुए। उद्देश्य क्या था इस ड्रिल का? जैसे ये चल रही है अभी भी, 9 तारीख को ये शुरू हुई थी और 19 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र है ना, वहां पर इन फ्यूचर अगर कोई वॉर की कंडीशन बनती है तो नाटो के जो मेंबर्स हैं वो मिलकर किस तरीके से वॉर की कंडीशन से निपटेंगे और आर्कटिक के जो ठंडे क्षेत्र है वहां पर कैसे वॉर को संचालित करेंगे, आपसी तालमेल कैसे बिठाएंगे, इन सभी चीजों की एक ड्रिल की गई। इसी का नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज या ड्रिल। नाटो इसका आयोजन करवाता है। पहली बार यह 2006 में आयोजित की गई थी, तब इसका आयोजन नॉर्वे में किया गया था। तब से यह समय समय पर आयोजित की जाती है और रिसेंटली यह नॉर्वे के ही उत्तर में आर्कटिक रीजन में आयोजित की गई।
तो पहली बार कब शुरू की गई? 2006 में नॉर्वे में। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बना था ये। 32 मेंबर कंट्री है। सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री है स्वीडन, 2024 में ये मेंबर बनी थी नाटो की। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल है नाटो के मार्क रूटे। इस बार 2026 में नाटो की एनुअल समिट तुर्कियों में आयोजित की जा रही है, तुर्की में, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत का पहला बैंक कौन सा बना जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं? इंडिया का पहला बैंक जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हमको समझ में आया कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या है। देखिए क्या होगा कि बैंक है ना, बॉन्ड जारी करेगी, लोगों से और ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जुटाएगी, बॉन्ड दिया और उतना पैसा ले लेगी और उन पैसे को लगाएगी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ग्रीन बिल्डिंग, या फिर कोई भी ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया, उसको डेवलप करने में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करेगी, वृक्षारोपण के लिए काम करेगी। तो ये इसीलिए ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं। 10,000 करोड़ के ऐसे बॉन्ड पहली बार इंडिया में बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किए। 7 साल इसकी अवधि होगी बॉन्ड की और ऑलमोस्ट 7.1% इंटरेस्ट दिया जाएगा बैंक के द्वारा इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस स्कीम को निकाला, इस बॉन्ड को जारी किया है। वैसे बॉन्ड जो है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक बाइंडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए गए हैं बैंक ऑफ इंडिया के, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आते हैं। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अमोल पालेकर को। ये फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर हैं अमोल पालेकर। जो मेटा अवार्ड है ना, उन्हें महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। थिएटर के जो आर्टिस्ट होते हैं, जो सिनेमा में योगदान देने वाले होते हैं, स्पेशली थिएटर आर्टिस्ट, उनको अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। 2026 में अभी 19 से लेकर 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा 21वां महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड। नई दिल्ली में यह आयोजित होगा। उसमें अमोल पालेकर को मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, थिएटर और सिनेमा में अमोल पालेकर का जो योगदान है, इसीलिए दिया जा रहा है इन्हें मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026। तो मेटा महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। महिंद्रा ग्रुप ने इसको शुरू किया था। वर्तमान में ये टीम वर्क आर्ट्स के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार 21वां एडिशन है और आयोजन होगा समारोह का नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार माना है? सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया को मौलिक अधिकार माना है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मौलिक अधिकार माना है आर्टिकल 21 के तहत। डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार। देखिए एक केस है यहां पर 32 वर्षीय हरीश राणा का। एक्चुअल में ये कभी 13 साल पहले 3rd फ्लोर से गिर गए थे, उसके बाद इनकी जो पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। अब 13 वर्ष से ये फुल कोमा में, इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कभी पैरालिसिस से बाहर नहीं आएंगे, कोमा से बाहर नहीं आएंगे। इनकी जो डेथ है वो भी इसी अवस्था में होगी। तो इनके फैमिली सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने पैसिव यूथेनेसिया की डिमांड की। देखिए 2 तरीके का होता है, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। देखिए पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है मरीज का, ताकि वो डिग्निटी के साथ नेचुरल तरीके से उसकी डेथ हो जाए। और एक्टिव यूथेनेसिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंजेक्शन देकर या किसी और तरीके से व्यक्ति को मृत्यु दी जाती है। लेकिन इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया पूरी तरीके से इलीगल है। यह पैसिव यूथेनेसिया की परमिशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि आप हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, ट्यूब से जो भोजन दे रहे हो, जो वेंटिलेटर है वो सब हटा लो, नेचुरल तरीके से उनकी डेथ होने दो। तो ये डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार भी लोगों का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि केस क्या है।
तो ये आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स से ये दूसरा एडिशन है इस बार। 2025 में पहली बार नीति आयोग ने जारी किया था और अब 2026 में दूसरा एडिशन इसका जारी किया गया। देखिए फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो होता है ना, उसमें यह देखा जाता है कि कोई भी राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कितनी स्ट्रांग है। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे उसके पास उसका जो संचित निधि में कितना पैसा है, वो अपने जो ऋण है उनको टाइम पे चुका पा रहा है कि नहीं, अपना जो पैसा है राज्य का वो सही स्कीम्स में लगा पा रहा है कि नहीं, और टैक्स सही कलेक्शन हो पा रहा है कि नहीं। इन सभी आधार पर किसी राज्य की आर्थिक हेल्थ देखी जाती है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में। ओके, तो 2026 का जो इंडेक्स आया ना, इसमें सबसे टॉप पर जो राज्य रहा वो है ओडिशा राज्य। तो ओडिशा को फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में नीति आयोग ने पहले स्थान पर रखा है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने इसे नई दिल्ली में जारी किया। सेकेंड एडिशन है ये। 2023-24 के डेटा पर आधारित करके ये इंडेक्स निकाला गया है और इसमें बताया गया है कि टॉप परफॉर्मर के रूप में ओडिशा पहले स्थान पर है 73 के स्कोर के साथ। स्कोर छोड़ देना, ओडिशा पहले स्थान पर है। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स समझ में आ गया क्या होता है। भारत के 18 राज्य, ठीक है ना, इनको वैल्यूएट किया जाता है, इनका वैल्यूएशन किया जाता है अलग अलग 5 आधारों पर। मैं आपको बता चुका हूं 5 आधार कैसे होते हैं। वही कि पैसा कितना है, टैक्सेस से कितना आ रहा है, अपने टाइम पे कर्जे चुका पा रहा है कि नहीं। तो ये अलग अलग 5 इंडिकेटर्स होते हैं। इनके आधार पर 18 प्रमुख राज्य, जो बड़े राज्य हैं, उनको वैल्यूएट किया जाता है, उनको वैल्यूएशन दी जाती है। तो मूल्यांकन किया गया। अब देखिए यहां पर 4 कैटेगरी बना दी जाती है। एक है अचीवर, जो सबसे टॉप पर होते हैं। फिर फ्रंट रनर, स्कोर के आधार पर, जैसे ऑलमोस्ट 70 के ऊपर जो होते हैं ना, वो फ्रंट अचीवर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और फिर उसके नीचे बीच में होते हैं फ्रंट रनर, उसके नीचे होते हैं परफॉर्मर और उसके नीचे एस्पिरेशनल स्टेट। हम अचीवर की बात करेंगे जो सबसे टॉप पर है, बाकी हम कैटेगरी पूछी नहीं जाती तो छोड़ देंगे। तो ओडिशा पहले स्थान पर है, स्कोर देखो 70 से ज्यादा है ना, अचीवर में सबसे ऊपर है ये। सेकेंड पर आता है गोवा और थर्ड पर आता है झारखंड। ये 3 टॉप पर है जिनके फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप रैंक है। पहले पर ओडिशा, दूसरे पर गोवा और तीसरे पर झारखंड। अब ये तो 18 बड़े राज्य। अब क्या होता है कि जो यूनियन टेरिटरी और हिमालयन स्टेट है ना, उनको अलग से रैंक किया जाता है, क्योंकि वो छोटे राज्य हैं, उनको बड़े राज्यों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इनके लिए एक अलग कैटेगरी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में जो रैंक है वो टॉप पर रहा अरुणाचल प्रदेश राज्य, सेकेंड पर उत्तराखंड और थर्ड पर रहा त्रिपुरा। तो यह है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग का सेकेंड एडिशन। हरमन कुलके का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? हरमन कुलके ये बहुत ही फेमस एंडोलॉजी और हिस्टोरियन है। वैसे ये है जर्मनी के, लेकिन ओडिशा की संस्कृति, इतिहास और जगन्नाथ जी की परंपरा पर इन्होंने बहुत ही अच्छी रिसर्च लिखी। बहुत ही फेमस स्कॉलर माने जाते हैं ओडिशा की आर्ट कल्चर को समझने के लिए, उसके इतिहास को समझने के लिए। तो जर्मनी के हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट हैं हरमन कुलके। इनका 87 ईयर की एज में निधन हो गया। भारतीय ओडिशा परंपरा को समझने के लिए इनका जो योगदान है, इनके जो रिसर्च है, उसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा 2010 में। और आगे चलकर इनको इसके अलावा इनको एशियाटिक सोसाइटी गोल्ड मेडल 2005 में इसके पहले दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री दिया है 2010 में। तो हरमन कुलके का 87 ईयर की एज में निधन हो गया, जर्मन हिस्टोरियन। ठीक है। तो असम के एक नेता का भी निधन हुआ था जिनका नाम था बीरेन सिंह एंगती। ये याद रखिएगा, 81 की एज में इनका असम के गुवाहाटी में निधन हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक सीनियर लीडर थे और असम में वहां की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं और सेंट्रल में भी इन्होंने काम किया है, तो इनको भी याद रख लेना। नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 की पहली वार्षिक रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स, इसको जारी किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। देखिए ये जो ग्रीन कवर इंडेक्स है ना, इसमें इस चीज को देखा गया
कि किस राज्य में नेशनल हाईवे के आसपास किनारे ग्रीन बेल्ट कितना ज्यादा है। नेशनल हाईवे से जाते हैं तो दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट होता है ना, तो इसमें इसी चीज को देखा जाता है कि किस राज्य में ग्रीन बेल्ट सबसे ज्यादा है। तो इसी आधार पर नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स को निकाला गया नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस इंडेक्स में इन्होंने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की मदद ली है। इसरो की एक एजेंसी एक्चुअल में सैटेलाइट की मदद से इसको पता किया गया कि किस राज्य में हाईवेज के आसपास सबसे ज्यादा ग्रीनरी है। तो इसके अनुसार हाईवे के किनारे सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला जो राज्य है वो असम है। इसके बाद गुजरात आता है सेकेंड, और थर्ड आता है तेलंगाना। तो टॉप 3 हो गए असम, गुजरात और तेलंगाना। ऐसे राज्य जहां पर सबसे कम ग्रीनरी है उसमें टॉप पर है हिमाचल प्रदेश राज्य, सेकेंड पर दिल्ली और थर्ड पर है छत्तीसगढ़। तो यह है पूरी रिपोर्ट। 24 राज्यों के लगभग 30,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे को स्कैन किया गया और उसके आधार पर यह रिपोर्ट निकाली है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। पहली बार ही यह डेटा जारी किया गया। नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है नंद किशोर यादव ने। वैसे इनकी अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट जो है काफी पहले हो गई थी, लेकिन अब इन्होंने नागालैंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली है। नंद किशोर यादव नागालैंड के 23वें गवर्नर अपॉइंट किए गए। ओके, इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर बीजेपी लीडर है और बिहार की जो विधानसभा है वहां पे अध्यक्ष रह चुके हैं नंद किशोर यादव, बिहार से आते हैं। ये नागालैंड के 23वें गवर्नर अपॉइंट किए गए। नागालैंड के गवर्नर पहले ला गणेशन थे अगस्त 2025 तक, लेकिन ला गणेशन की नागालैंड के गवर्नर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद मणिपुर के जो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था नागालैंड का। तब से ये एडिशनल चार्ज संभाले हुए थे, लेकिन अब नागालैंड के परमानेंट 23वें गवर्नर बनाए गए नंद किशोर यादव। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत ने किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में भाग लिया है? इंडियन नेवी के आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत ने मॉरिशस के जो इंडिपेंडेंस डे है, राष्ट्र दिवस समारोह है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मॉरिशस एक इंडियन ओशियन की कंट्री है जो कि अफ्रीका के पूर्व में देखने को मिलती है, आइलैंड कंट्री है। तो इस मॉरिशस का 58वां नेशनल डे सेलिब्रेट किया गया था 12 मार्च को, मतलब इंडिपेंडेंस डे 12 मार्च को मॉरिशस का। तो यहां पर इंडियन नेवी के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया था। इंडिया और मॉरिशस के बीच में मैरीटाइम कोऑपरेशन को मजबूत करना, संबंधों को मजबूत करना इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य था। तो इंडियन नेवी ने अपना युद्धपोत भेजा था आईएनएस त्रिकंद। 12 मार्च 2026 को मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में यह समारोह आयोजित किया गया था। आईएनएस त्रिकंद इंडियन नेवी का युद्धपोत है, तलवार क्लास का। 2013 में इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। मॉरिशस की बात करें, जैसा कि यहां पर आप मैप में देखेंगे तो आपको यहां पर मॉरिशस देखने को मिलेगा जो मेडागास्कर है उसके पूर्व में एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशियन में। कैपिटल है पोर्ट लुइस। 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था मॉरिशस, और आगे चलकर 12 मार्च 1992 में यह रिपब्लिक बना था। तो इसीलिए इसका इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है 12 मार्च को। प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल और प्राइम मिनिस्टर है नवीन रामगुलाम मॉरिशस के। आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया? आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का आयोजन किया गया 9 से लेकर 15 मार्च 2026 तक। 9 से लेकर 15 मार्च तक यह आयोजित किया गया है। देखिए, जो डिजिटल पेमेंट है उसको सिक्योर तरीके से लोगों को अवेयर करना, उसके प्रति जानकारी देना। मोबाइल पेमेंट हो गया, यूपीआई हो गया, क्यूआर स्कैन जो होता है, तो डिजिटल पेमेंट के बारे में लोगों को जानकारी देना और इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर करना, साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाना, यह उद्देश्य है आरबीआई के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक को आयोजित किए जाने का। तो 9 से लेकर 15 मार्च तक यह आयोजित किया गया 2026। आज ये खत्म होगा। थोड़ा ध्यान से इसकी थीम रखी गई है 2026 में। यह जो वीक है ना, आरबीआई के द्वारा 2021 में शुरू किया गया था।
2021 से ये हर साल आयोजित किया जा रहा है, तो इस बार छठा साल है या छठा एडिशन है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक को आयोजित किए जाने का। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहां लगाया गया है? तो जो एयर पॉल्यूशन है उससे लड़ने के लिए इंडिया का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर यह लगाया गया है नई दिल्ली में। है क्या? इसको समझें। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, लगाया गया है इसे नई दिल्ली में, ताकि हाईवे और व्हीकल से होने वाला जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके। इसमें एक्चुअल में क्या माइक्रो एलगी का यूज किया जाएगा, छोटे छोटे शैवाल का यूज किया जाएगा। जैसे ये पूरा गोला आप देख रहे हैं, इनमें छोटे छोटे शैवाल को उगाया गया है। ये शैवाल जो है ना वो एयर पॉल्यूशन या जो हवा में स्थित जो CO2 है ना उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलेगी। तो माइक्रो एलगी एयर टावर एक ऐसी टेक्नोलॉजी टावर होती है जिसमें माइक्रो एलगी का उपयोग करके हवा को साफ किया जाता है। तो इससे पहले माइक्रो एलगी बेस्ड एयर प्यूरिफिकेशन टावर इंडिया में लगाए गए हैं पहली बार नई दिल्ली में। लास्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यह डे हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करना, उनके अधिकारों के प्रति उनको अवेयर करना, जो कंज्यूमर के अधिकार हैं उनके प्रति लोगों को अवेयर करना, कंज्यूमर को अवेयर करना, फ्रॉड से बचाना और बाजार में उनके हितों की रक्षा करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को मनाए जाने का। वर्ल्ड में पहली बार ये 15 मार्च 1983 में मनाए गए थे और आगे जाकर यूनाइटेड नेशन ने 1985 में कंज्यूमर राइट के लिए पहली बार एक गाइडलाइन भी जारी की थी। तो ये मनाया जा रहा है 1983 से हर साल 15 मार्च को। 2026 में सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर ये थीम रखी गई है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को हर साल ये डे मनाया जाता है। इजी। तो यहां पर 9 से लेकर 15 मार्च तक के सभी करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट है, टॉप 25 करंट अफेयर आज के वीकली सेशन में हमने डिस्कस किए हैं। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आर्ट एंड कल्चर को आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।